ओके रेडी। चलो जी, क्या पढ़ेंगे? प्रायद्वीपीय पठार, यही चल रहा था टॉपिक। प्रायद्वीपीय पठार, क्या पढ़ रहे हैं? प्रायद्वीपीय पठार। यस, प्रायद्वीपीय पठार में कौन कौन सी बातें रह गई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले अपन उत्पत्ति पढ़ ली थी कल। उत्पत्ति के संदर्भ में हमने लिखा था कि प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति जो होती है ना, वो होती है ज्वालामुखी के लावा उद्गार से। किससे होती है उसकी उत्पत्ति? कल पढ़ा था अपन ने। उत्पत्ति के संदर्भ में यदि मैं बात करूं, उत्पत्ति के संदर्भ में यदि मैं बात करूं तो प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति होती है ज्वालामुखी के लावा उद्गार से। किसके? ज्वालामुखी के, किसके उद्गार से? ज्वालामुखी के लावा उद्गार से। ये आपको समझना है। ज्वालामुखी का जो लावा उद्गार होगा उससे इसकी उत्पत्ति होगी। ठीक, चलो जी अगली बात करते हैं। अब पढ़ेंगे ये प्रायद्वीपीय पठार जो है वो चिल्ड के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? ये लाइन लिखनी है आप लोगों को कि यह चिल्ड के उदाहरण है। इसका मतलब क्या हुआ? चिल्ड के उदाहरण का मतलब क्या हुआ? चिल्ड के उदाहरण का मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुना मेरी बात को। चिल्ड के उदाहरण का मतलब होता है कि यहां बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। यहां खनिजों की बहुतायतता है। क्लियर बात है? बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार ही ऐसा है जहां सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। अतः यहां खनिजों का, अतः यहां खनिजों का विशाल भंडार है। अतः यहां खनिजों का विशाल भंडार है। ये उतार दीजिए। अतः यहां खनिजों का विशाल भंडार है। उतार लिया बेटा? यस, आगे की बात करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहा जाता है। उपनाम क्या लिखोगे? इसे पठारों का पठार कहा जाता है। कारण क्या है इसका? ध्यान से सुने मेरी बात को बेटा। कारण समझना है बेटा। क्या कारण हो सकता है? क्योंकि कारण क्या है? यह अनेक पठारों से क्या हुआ बेटा? मिलकर बना है। यह ध्यान रखना है। पठारों का पठार क्यों कहा जाता है बेटा? क्योंकि ये अनेक पठारों से मिलकर बना है। अच्छा मुझे बताइए कि ये किसका भाग है? पुरानी गोंडवाना लैंड का क्या है? ये भाग है। क्लियर है ना? गोंडवाना लैंड के टूटने के बाद में, गोंडवाना लैंड के टूटने के बाद में किसका निर्माण होता है? प्रायद्वीपीय पठार का। अच्छा इसका आकार यदि पूछ लिया जाता है, आकार कैसा है समझिएगा। इसका आकार आप बताइए मुझे कैसा होगा? इसका आकार है बेटा, कैसा है? त्रिभुजाकार है। आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। इसका मतलब अपन लिखेंगे उत्तर में चौड़ा, जबकि दक्षिण की ओर जाने पर, दक्षिण की ओर जाने पर, किसकी ओर बेटा? दक्षिण की ओर जाने पर
संकड़ा होता जाता है। क्या ये बात समझ आई कि नहीं? किसकी ओर जाने पे संकड़ा होगा बेटा? दक्षिण की ओर। मतलब कैसा भाग होगा इसका? ध्यान से सुनिए मेरी बात को। इसकी आकृति है बेटा त्रिभुजाकार। कैसी आकृति है? इसकी आकृति है बेटा त्रिभुजाकार। और मैंने कहा दक्षिण की ओर जाने पर क्या होता है? दक्षिण की ओर जाने पर, ध्यान से सुने मेरी बात को, दक्षिण की ओर जाने पर क्या होगा? एक सेकेंड है ना। दक्षिण की ओर जाने पर क्या होगा बेटा? ये लो जी, दक्षिण की ओर जाने पर क्या हो जाता है? ये संकड़ा होता जाता है। दक्षिण की ओर जाने पर क्या होता है? संकड़ा होता जाता है। क्लियर बात है? ओके। क्यों? क्योंकि इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। ये इसका कौन सा भाग है बेटा जी? ध्यान से सुने मेरी बात को। ये इसका कौन सा भाग है? उत्तर का भाग है। और ये इसके कौन सा भाग है बेटा? दक्षिण का भाग है। और जैसे उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे तो क्या होगा? संकड़ा होगा। क्या होगा बेटा? संकड़ा होगा। क्लियर बात है? इसका आकार है ऐसा। समझिए, लिख लो अभी। इतना उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको बढ़ा दो ना थोड़ी सी, ऐसी को। सर्दी लग रही है, थोड़ी बढ़ा लो इसको, है ना। 26 पे कर दो इसको। नहीं लग रही है तो क्या पता किसी को सर्दी ऐसे लगने लग जाए, क्या है। उतार लिया? गई लाइट? चलो जी आगे बढ़े। बढ़े बेटा आगे। ओके, अब ध्यान दीजिएगा। हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख भाग, या प्रायद्वीपीय पठार का मुख्य रूप से विभाजन। तो पहले क्या लिखेंगे? ध्यान से सुने मेरी बात को, इधर समझना है आप लोगों को। प्रायद्वीपीय पठार का विभाजन। प्रायद्वीपीय पठार के विभाजन के संदर्भ में यदि हम पढ़ें तो प्रायद्वीपीय पठार का विभाजन जो है वो मुख्य रूप से 4 भागों में किया हुआ है। कितने भागों में किया हुआ है? 4 भागों में। तो इसको लिख लेंगे। क्या है? ध्यान से सुने मेरी बात को। यस, प्रायद्वीपीय पठार का विभाजन मुख्यतः 4 भागों में किया गया है। बेटा कितने भागों में किया गया है? 4 भागों में। अब इसके 4 भाग पढ़ेंगे। चलिए, यस, समझना है आप लोगों को 4 भाग कौन कौन से हैं। देखिए इसके विभाजन को पढ़ते हैं हम लोग। ओके, इसके विभाजन के संदर्भ में पढ़ें तो इसका विभाजन पढ़ते हैं। इसका विभाजन पढ़ते हैं। 4 भाग कौन कौन से हैं वो भाग पढ़ेंगे अपन। यस, सबसे पहला भाग ले रहा हूं मैं। ये पहला भाग हो जाएगा, ये इसका दूसरा भाग हो जाएगा, ये इसका तीसरा भाग हो जाएगा, और ये इसका चौथा भाग हो जाएगा।
यदि हम चारों भागों के संदर्भ में बात करें, चारों भागों के संदर्भ में बात करें, तो पहला भाग इसका है मध्य की उच्च भूमि। इसका पहला भाग कौन सा है, सुनिएगा, समझिए, पहला भाग कौन सा है, मध्य की उच्च भूमि। क्या ये बात समझ आई, मध्य की उच्च भूमि। डायग्राम में भी समझाऊंगा आप लोगों को, एक बार ये था थोड़ा समझ लो, फिर मैं लाता हूं मैप को, डायग्राम के माध्यम से भी समझाऊंगा। दूसरा इसको कहते हैं पूर्वी, या पहले लिख देते हैं उत्तरी पूर्वी पठार, जिसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं पूर्वोत्तर का पठार। क्या लिख सकते हैं, पूर्वोत्तर का पठार। तीसरा भाग लिख रहा हूं यहां पे, उसका नाम है पूर्वी पठार। क्लियर बात है। और चौथा अगर मैं लिखूं तो उसका नाम है दक्कन का पठार। यस, ये आप लोगों को नाम ध्यान होना चाहिए। एनसीईआरटी 11th क्लास में 2 भाग दिए हुए हैं और तीसरा अलग से समझाया हुआ है उत्तरी पूर्वी पठार, लेकिन हमने चारों को अलग अलग करके समझा है। और कई बार पूछा जाता कि ये किसका भूभाग है, क्योंकि सबके अंदर अपने अपने क्या आएंगे, पठार आएंगे। इन सबके अंदर अपने अपने क्या आएंगे, पठार आएंगे। इसलिए हमने इन सबको अलग अलग कैटेगरी में बांटा है, ताकि हम इसके अंदर आने वाले पठारों को समझ सके। क्यों, उससे पहले मैंने आपके सामने बात रखी कि प्रादीपीय पठार को पठारों का पठार कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये अनेक पठारों से मिलकर बना है। क्लियर बात है, ये हमारी बात हो चुकी है ना। तो इसका मतलब प्रादीपीय पठार अकेला पठार नहीं है, बल्कि बहुत सारे पठारों को मिलकर बनाया हुआ है, इसलिए इसको पठारों का पठार कहा जाता है। तो हम बहुत सारे पठारों को पढ़ेंगे, इनके भागों के अंदर जो पठार आ रहे हैं उनके बारे में। क्लियर, यस। क्या ये बात समझ आई कि नहीं आप लोगों को, बताओ। पढ़े आगे, थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं। यस, चलिए, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, समझिए इसको। ये भी साथ साथ में नाटक कर रहा है, दिख रहा है। चलिए इसके भाग पढ़ते हैं हम लोग, कौन कौन से इसके भाग हैं। ध्यान से सुने मेरी बात को, इसको वापस छोटा करना पड़ेगा। अरे क्यों नाटक कर रहा है, ये एग्जाम ले रहा है ना, सीट। इसने कहा कि 7 राउंड नहीं होंगे ना तब तक नहीं मानूंगा। कितने राउंड, 7। चलो एक सही मान गया ये, ओके, छोटा तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझिएगा, इसके भागों को समझते हैं, कौन कौन से इसके भाग है। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। और वो क्या क्या इसकी बात है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, इसके भाग पढ़ेंगे। यहां डाल देते हैं लाइन को, इनके कौन कौन से टुकड़े होंगे वो सारी चीजें इसी के आधार पे पढ़ेंगे। मध्य की उच्च भूमि का पहला भाग, मध्य की उच्च भूमि का अपन बात करते हैं पहला भाग, मध्य की उच्च भूमि का पहला भाग। मध्य की उच्च भूमि में कौन कौन से भाग आते हैं ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखना आप लोगों को। तो पहला आएगा मेवाड़ का पठार। किसका पठार, बताइए मुझे, किसका पठार है, मेवाड़ का पठार। किसका पठार बेटा, मेवाड़ का पठार। ओके, क्लियर बात हो चुकी है। अगर मैं दूसरी बात करूं तो इसका नाम है मध्य भारत का पठार, या फिर मालवा का पठार भी कह सकते हैं। क्या ये बात समझ आई कि नहीं। तीसरा अपन ये नाम भी ले सकते हैं मालवा का पठार।
चौथा अगर हम बात करें तो बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। पांचवा यदि हम बात करें तो बुंदेलखंड का पठार, याद रखने पड़ेंगे इसको। और बुंदेल नाम से तो आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, किसके बारे में पता है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, बुंदेलखंड की है ना? झांसी प्रदेश इसी का ही प्रदेश है। बताओ यहां तक बात समझ आई कि नहीं? उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हो? हाँ, ऐसे ही उतार लीजिए जैसे मैंने अभी डायग्राम बनाया है आप लोगों के सामने। इसको भी कहीं ना कहीं अपन थोड़ा सा इधर सेट करके और कोशिश करते हैं कि ये डेटा सारे इसके अंदर आ जाए। थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि अगले वाले में दिक्कत नहीं हो। ओके, बोलो बात समझ आई कि नहीं? क्लियर? ये नाम याद रह जाएगा बेटा। कितने नाम है टोटल बताइए मुझे? 5 नाम है। मेवाड़ का पठार, मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार और बुंदेलखंड का पठार। चलो जी, इस पे बात करते हैं। इसके बेटा 2 ही भाग है। कितने भाग है बेटा? इसके 2 ही भाग है। पहला तो आ जाएगा पूर्वोत्तर पठार का भाग है कौन सा? मेघालय का पठार, मेघालय का पठार। अगर अलग से मैं ले लूं तो ये भी शिलोंग का पठार भी आपको याद कर लो भले ही, शिलोंग का पठार, ये भी मेघालय के पठार का ही भाग है। मेघालय की राजधानी शिलोंग में स्थित है। एक है, अच्छा ये दोनों के दोनों कहां पर स्थित है पता है? दोनों के दोनों मेघालय में स्थित है। और एक और है जिसका नाम है कार्बी एंगलोंग का पठार, कार्बी एंगलोंग का पठार। क्लियर बात है? याद रह जाएगा। चलिए अगली बात करते हैं। इसको कर देते हैं, सल्टाई देते हैं, इसको भी आ गया नाम तो। ये लो जी, ओके। इसमें कौन सा पठार आएगा? दंड कारण्य का पठार। क्या लिखेंगे? दंड कारण्य, कारणय का पठार। लो जी, कौन सा? दंड कारण्य का पठार। और कौन सा आ जाएगा पूर्व में? तेलंगाना का पठार। और कौन सा हो जाएगा? मेन तो है छोटा नागपुर का पठार। कौन सा पठार? छोटा नागपुर का पठार। आपको कि सर दक्कन का पठार का मतलब क्या हुआ? दक्कन पठार में दक्कन का पठार ही आता है, और इसमें अगर पढ़ेंगे अपन तो कर्नाटक का पठार भी इसी का ही भाग है। कौन सा? कर्नाटक का पठार। ये जितने सारे क्षेत्र हैं ना, उन सब के नाम से अपने अपने पठार है।
बताइए। पहला अपन लेंगे इसमें डायग्राम, आप बना दिया तो आगे बढ़े, बोलो। बना लो, जैसा बनाया हुआ है ना वैसा का वैसा बना लो आप। गर्मी बहुत लग रही है अभी। हो गया। डायग्राम में भर लें सबको, भारत के मैप में भर लें। मैप का नाम लेते ही यस, मैप का नाम लेते ही लाड आता है इस पे। हाँ जी, क्या कह रहे हो? दक्कन के पठार में कुछ नहीं लिखना है इसमें। दक्कन का पठार अपने आप में एक सिंगल पठार है। ओके, चलो जी। क्या बनाना है बेटा अभी? मैप बनाना है। क्या है? मैप। यस, सारे इंटेलिजेंट है ये। मैप बना के छोड़ेंगे, ऐसे ही काम नहीं चलेगा, बिल्कुल वाला भी नहीं चलेगा, है ना? यस। और ये है हमारा प्यारा सा इंडिया, इसको हमको पढ़ना है। अब हम लोगों को सारी जानकारियां हमारे पास होनी चाहिए। क्या क्या जानकारियां होनी चाहिए? पहले तो इसके अंदर पहाड़ भरेंगे और इस पहाड़ों के आसपास का एरिया भरेंगे। लो जी बेटा, पहले पहाड़ से शुरुआत करते हैं। यहां की पहाड़ियां होगी, ये लो जी, ये गिर पर्वत है। और फिर उसके बाद में एक पहाड़ियां और है जिसको कहते हैं अरावली पर्वत है। समझते रहना। इधर और पहाड़ियां हैं, इसको कहते हैं विंध्याचल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? विंध्याचल की पहाड़ी। थोड़ा ऊपर की तरफ है, उसको भी सेट कर देंगे, चिंता ना करो। यह है सतपुड़ा की पहाड़ी। कौन सी है? सतपुड़ा। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है पता है? पुणे में होता है धूप, तो धूपगढ़ है, ऐसे ध्यान रखना। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़ है। चलो इसकी भी बात करेंगे। इधर एक प्यारी सी पहाड़ी है जिसका नाम है राजमहल की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी? राजमहल की पहाड़ी। याद रखिएगा बेटा। इधर और पहाड़ी है जिसका नाम क्या है पता है? इसका नाम है नीलगिरी पर्वत। और ऐसे तो बहुत सारी है, पास में जावेदी की पहाड़ी है, कार्डोमम की पहाड़ी है। क्लियर बात है बेटा? चलो, और यहां एक पहाड़ी और है बेटा, नीलगिरी की ही पहाड़ी है वो, उसका नाम अन्नामलाई की पहाड़ी है। और अन्नामलाई की पहाड़ी के ऊपर एक चोटी है जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामलाई पहाड़ी की अनाई मुंडी, मुंडी बाहर निकलती है इसकी। अन्नामलाई की मुंडी क्या निकल गई? बाहर, ऊपर की तरफ। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जबकि पूछ लिया जाता है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दो दो बेटा। कितने बेटा? कई जगह दो दो बेटा है, कई जगह डोडा बेटा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बट हम लोग और बात करने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझना है। हम बना रहे हैं अभी हाल ही में, वो है ये वाली पहाड़ियां। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कौन सा घाट? किस तरफ है बेटा? बताइए मुझे, ये घाट किस तरफ है? बताइए, किस तरफ बना हुआ ये घाट? कौन सी दिशा की तरफ है? बोलो बेटा, कौन सी दिशा की तरफ है? दक्षिण दिशा की तरफ है। क्या है? दक्षिण दिशा की तरफ बेटा नहीं है, ये है पश्चिम दिशा की तरफ। ओके बेटा, चलिए कोई बात नहीं, ट्राई तो किया आप लोगों ने। यस, ये और घाट है, ऐसे पूरा कटा फटा है, पूरा लगातार नहीं है। और ऐसे क्या कहा जाता है इसको? कहा जाता है कौन सी? पूर्वी पठार। सही है ना? मतलब अपन कह सकते हैं पूर्वी घाट। अब इसके नाम डाल रहा हूं, पहले तो मैं पूरा मैप बनाऊंगा, फिर इसको मैं अंदर भरूंगा कि भाई ये चीजें होती है। यस, और क्या मामला है इसमें पढ़ते हैं। और ध्यान से सुने कि यहां पर एक, देखिएगा बेटा, दिख रहा है आपको?
ये एक पठार है, इसको थोड़ा और बड़ी की तरफ कर लेते हैं। एक और पठार है, इसका नाम है दक्कन का पठार, अभी कहा था अपन ने। फिर और पठार की बात करते हैं, ऐसे एक और पठार है, यह है दंडकारण्य का पठार। कोई बात नहीं, सब समझ में आएगा। एक और पठार है जिसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। एक और पठार है इन दोनों के बीच में, पहाड़ियों के बीच में। और फिर अपन पढ़ेंगे एक और पठार है, और फिर एक पढ़ेंगे एक और पठार है, फिर पढ़ेंगे एक और पठार है, और छोटा सा अपन ये भी बात कर लेंगे, इधर भी एक और पठार है। यस, और क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुने मेरी बात को। ये इतना पढ़ेंगे इसमें, और ध्यान से सुने मेरी बात को बेटा। एक और पठार है, ये सब भरूंगा मैं आपके, ध्यान रखिए आप लोग। ये लो जी, इसके अंदर भरते हैं सारा कलर, फिर देते हैं इसको नाम। यस, अब इनके नाम डालते हैं सबके। ये जितने सारे बनाए हैं मैंने, सबके सब क्या बनाए बेटा, पठार ही बनाए हैं। और हम लोगों को ध्यान होना चाहिए कि ये कौन कौन से पठार है। नाम डाल दें, चलो जी देखते हैं। अब सुनिए। यस, इस पहाड़ी का नाम है बेटा गिर पहाड़ी, गुजरात। इस पहाड़ी का नाम है बेटा अरावली पर्वतमाला। इस पहाड़ी का नाम है बेटा विंध्याचल। किसका अंचल, विद्या का अंचल। क्या है, कौन सी पहाड़ी है, विंध्याचल पहाड़ी। ठीक है, कौन सी है, ये पहाड़ी है विंध्याचल, विंध्याचल। ओके, चलिए अगली पहाड़ी का नाम लेते हैं। इस पहाड़ी का नाम है सतपुड़ा। इस पहाड़ी का नाम है राजमहल की पहाड़ी। पहले पहाड़ियां पहाड़ियां कंप्लीट करते हैं सारी। इसका नाम है पूर्वी घाट। इसका नाम है पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट का एक और नाम है सहयाद्री। और उसके बाद यह है पहाड़ी, कौन सी है, नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, नीलगिरी की पहाड़ी। बताओ पहाड़ियां सारी कंप्लीट हुई कि नहीं हुई। कॉल ड्रिंक आ गई तो आगे पहाड़ियों के नाम भूल गया हूं मैं। देखो बाल में भी अकड़ आ रखी है आज मेरे वाले में। दिख रही है ना कि आज मैं प्रायद्वीपीय पठार पढ़ूंगा।
नहीं रह सकते भाई, ये सही। यस। अब हम लोग जो अगले जो बचे हुए पठार है उसको पूरे करते हैं। हाँ तुम गटका लो, फिर पठार करते हैं पूरे। ओके बेटा, मैं तीर के निशान बना बना के लेके जाऊंगा, जिसमें आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन कौन से किस तरफ तीर जा रहे हैं। देखो सबसे पहले इस तीर को इधर लेके जा रहा हूं मैं, एक तो अपने को ये ध्यान रखना है। अगला तीर मैं इस तरफ लेके जा रहा हूं बेटा, एक तो यहां ध्यान रखना है। अगला तीर मैं इस तरफ लेके जा रहा हूं, एक तो इसका ध्यान रखना है। अगला तीर मैं इस तरफ लेके जा रहा हूं, इसका ध्यान रखना है। इन सब का नाम तो वैसे ही इसके साथ में डाल देंगे। यस, ये जो दिख रहा है आपको, इस पठार का नाम है मेवाड़ का पठार। किसका पठार है बेटा? अब मैंने मध्य की उच्च भूमि का पहला पठार आपके सामने रख दिया है। अभी कहा था मैंने मेवाड़ का पठार, यह है बेटा, इसको कहते हैं मध्य भारत का पठार। क्या कहते हैं? मध्य भारत का पठार। यस, मध्य भारत के पठार के संदर्भ में पढ़े, मध्य भारत का पठार। थोड़ा इसको और बढ़ा देता हूं मैं। थोड़ा ऊपर की तरफ हो गया, फिर भी चलो इसको कुछ करते हैं, इसका भी इलाज। थोड़ा है नीचे की तरफ, इधर से थोड़ा मिटा देंगे। चलो इसको दोबारा ही दे देते हैं ना रूप, ये भी खुश हो जाएगा कि हमको भी बनाया है इन्होंने। हमें तो दाम ध्यान रखने हैं, क्या क्या मामला क्या है ध्यान दीजिएगा। ये जो पठार आपने बनाया इधर, इसको कहते हैं, यहां ही लिख देता हूं, बुंदेलखंड का पठार। कौन सा है? बुंदेलखंड का पठार। यह है छोटा नागपुर का पठार। इसको कहते हैं दंडकारण्य का पठार। और इसको कहते हैं, इसके अंदर ही लिख दूं भरई, इसको कहते हैं, यस, इसको कहते हैं बेटा बघेलखंड का पठार। ठीक है, बताओ सारी बातें समझ में आई कि नहीं है आप लोगों को? ये इसकी है, पहाड़ी का नाम है सतपुड़ा। अच्छा, ये एक और पठार रह गया ना बीच में, लो जी भाई, इसको भी राजी करते हैं। इस पठार का नाम है दक्कन का पठार। बना लीजिए, बनाना तो पड़ेगा। अच्छा, एक और रह गया ना, ये नाराज हो जाता है ना, ये नाराज हो ही जाता क्योंकि हमने इसको नाम नहीं दिया। इसका नाम है मालवा का पठार। क्या नाम है? मालवा का पठार। ओके,
इधर और रह गया क्या? चलो जी बेटा, इसको नाम दे देते हैं, इसको कहते हैं कार्बी एंग्लोंग का पठार। कार्बी यस एंग्लोंग का पठार, और ये असम में स्थित है भाई, ध्यान रखना। फिर उसके बाद एक छोटा सा और है, इसको कहते हैं शिलोंग का पठार। एक और है, इसको यहां कर देता हूं मैं, कलर दूसरा ले लेता हूं ताकि याद रह जाएगा। इसका नाम है मेघालय का पठार। यस, क्या नाम है इसका? मेघालय का पठार। अब बताइए, अब कोई रह गया क्या? उतारो। सब हो गया ना? ये छोटा नागपुर का पठार है। ओके, चलो जी, यस। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। पहला भौतिक प्रदेश ले रहे हैं, और पहला इसका प्रायद्वीपीय पठार का भाग है मध्य की उच्च भूमि या मध्यवर्ती उच्च भूमि। लो जी, क्या लिखेंगे? नंबर 1, और नाम है मध्य की उच्च भूमि। मध्य की उच्च भूमि क्या है? मध्य की उच्च भूमि। अब मध्य की उच्च भूमि की हम विशेषता पढ़ते हैं कि कहां है ये, इसका विस्तार पढ़े मध्य की उच्च भूमि का। सुनिए, विस्तार बराबर, बेटा एक बात को ध्यान से सुनना है। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के मध्य से एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। क्या नाम है? और इस नर्मदा नदी के ऊपर वाला जितना भाग है उत्तर की ओर, मालवा के पठार का अधिकांश भाग मध्य की उच्च भूमि कहलाता है। तो लाइन क्या लिखूंगा विस्तार में? ध्यान से सुने मेरी बात को। लाइन क्या लिखूंगा कि नर्मदा नदी के, कौन सी नदी के बेटा? नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा पठार का अधिकांश भाग मध्यवर्ती उच्च भूमि या मध्य की उच्च भूमि कहलाता है। यस, लो जी, मेरे ख्याल से यह बात आप लोगों को एकदम बिल्कुल जहन में सेट होगी। नर्मदा नदी के उत्तर की ओर, कौन सी नदी के? नर्मदा नदी के उत्तर की ओर। अच्छा एक बात और बता रहा हूं, आपको यदि पूछ ले कि भारत को दो भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है, तो कर्क रेखा। और भारत को दो भागों में बांटने वाली अगर पूछ ले नदी कौन सी है, नर्मदा नदी। भारत को दो भागों में बांटने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है, विंध्याचल है। क्लियर बात है? ठीक उसी तरीके से राजस्थान को दो भागों में कौन बांटती है, अरावली। क्लियर बात है ना?
तो ये बात आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए। अगले पॉइंट लिखते हैं हम, प्रमुख नदियां। किसकी प्रमुख नदियां पढ़ रहे हैं बेटा? नहीं, मध्य की उच्च भूमि की मुख्य नदियां पढ़ रहे हैं। यस, ओके, ध्यान दीजिएगा, मध्य के उच्च भूमि की नदियां पढ़ रहे हैं अपन लोग। कौन कौन सी रहेगी? बहुत प्यारी सी नदी है जो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, चंबल। और कौन सी है? कैन। और कौन सी है? सिंध। याद रखिएगा, मैंने सिंधु नहीं लिखा है, सिंध लिखा है। सिंधु अलग नदी है, सिंध अलग नदी है। और एक नदी है बेतवा। आदि मध्य की उच्च भूमि की मुख्य नदियां हैं। बोलो बात समझ आई कि नहीं? उतार लीजिए फटाफट। बना लिया? बढ़े आगे। मध्य की उच्च भूमि कंप्लीट हो चुकी है। अपन उच्च भूमि की बात करेंगे अगली। ध्यान से सुने मेरी बात को। अगला पढ़ेंगे कौन सा पठार? मेवाड़ का पठार। मतलब अपन कह सकते हैं इस तरीके से, कौन सा पठार पढ़ेंगे? मेवाड़ का पठार। तो अगला ले लूं पेज? बोलो, ले लें? हेडिंग लगा दीजिएगा, मेवाड़ का पठार। क्या कह रहे हो? कैन, सिंध, बेतवा और चंबल। तो चंबल, कैन, सिंध, बेतवा। क्लियर है? ओके, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आए तो वापस पूछ लेना, गलत मत लिखना। ओके बेटा, चलिए। यस, दूसरा भाग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मेवाड़ का। यस, दूसरा नाम है मेवाड़ का पठार। क्या नाम बेटा? मेवाड़ का पठार। अब इसका विस्तार पढ़ते हैं। मेवाड़ के पठार का क्या पढ़ेंगे बेटा? विस्तार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसका विस्तार पढ़ेंगे। यस, भाई इसका विस्तार कहां पर है? इसका है बेटा, अगर मैं इसको इस टाइप से लूं, ध्यान से सुने, इधर भी अगर मैं बात कर लूं, अपने समझना है ये राजस्थान के संदर्भ में। और राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें, ये पर्वतमाला है अरावली। अरावली पर्वतमाला के ध्यान से सुने, इधर एक पठार पाया जाता है जिसका नाम है मेवाड़ का पठार। मेवाड़ के पठार के संदर्भ में बात करें तो ये अरावली के कौन सी दिशा में स्थित है? पूर्वी दिशा में। इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है? हाँ, हंसो मत, नाराज हो जाएगा राजस्थान, देख लेना। ओके, सुनिए बेटा, तो विस्तार में क्या लिखेंगे आप लोग? अरावली पर्वतमाला के, अरावली पर्वत माला के पूर्व में क्या है बेटा? स्थित है। पहली बात,
ओके, चलो यस। दूसरी और क्या बात है इसके संदर्भ में यदि पढ़ें, दूसरी क्या बात है बेटा, दूसरा आप लोगों को लिखना है कि इसका ढलान कहां है, इसका ढाल, ढाल किस तरफ होगा, जब पश्चिम से पूर्व की ओर होगा, क्योंकि अरावली से निकलने वाली नदियां कहां जाएगी, पूर्व की ओर जाएगी, मतलब इस तरफ होगा बेटा, इस तरफ। तो ढलान क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, इसका ढलान लिखेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर। किसकी ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब अगला इसमें अपने को ध्यान रखना है कि प्रमुख नदी कौन सी है, जरूरी है। एक बात और बता रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अभी मैंने मध्य की उच्च भूमि को आप लोगों को पढ़ाया और मैंने कहा राजस्थान की सबसे लंबी नदी जिसका नाम चंबल नदी है वो मध्य के उच्च भूमि का भाग है, यस। जबकि अभी राजस्थान में, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, बनास, वो किसका भाग है, मेवाड़ के पठार का भाग है। तो मुख्य नदी कौन सी हो जाएगी बेटा, बनास। इसको क्या कहा जाता है, वनों की आशा। बनास नदी को क्या कहा जाता है, वनों की क्या कहा जाता है, आशा कहा जाता है। और ये इसके बारे में अगर मुख्य बिंदु की बात करूं तो क्या है इसका मुख्य बिंदु, तो ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है बेटा, बताइए मुझे, बनास नदी है। जबकि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यह भी ध्यान रखना है। जबकि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, चंबल है। और दोनों की बातें आप लोगों को ध्यान रखना है कि बनास नदी का उद्गम कहां से होता है, बताइए। तो बना और उसको कहते हैं खमागणी, याद रह जाएगा। तो कौन सी पहाड़ियां, खमनोर की पहाड़ियां, यस। कौन सी पहाड़ियां, इसका उद्गम होता है बेटा जी, ध्यान रखना है आप लोगों को, क्या इसका उद्गम जो होता है वो कहां से होता है, इसका उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ियों से उद्गम होता है और वो पड़ती है राजसमंद में। जबकि चंबल नदी जो है इसका उद्गम होता है बेटा जी, आपको ध्यान रखना है, जनापाव की पहाड़ी। तो ये तो बहुत सिंपल है चंबल का। तो चंबल का मतलब चंपल, चंपल कहां होते हैं, जन यानी लोगों के पांव में। तो कहां से उद्गम होता है, जनापाव की पहाड़ी से। सिंपल कॉन्सेप्ट है, एमपी। उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, ये मेवाड़ का जो पठार है ना, वो क्या करता है पता है। इससे पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं वापस थोड़ा लेके जा रहा हूं आप लोगों को, इस पे ध्यान दो आप लोग, इस पर वापस ध्यान देना है कि भाई ये मालवा का पठार है ना, इसके बीच में है ये मेवाड़ का पठार। तो मालवा का पठार जो है, अगर इस तरीके से हम लोग इसको करें तो ध्यान से सुने मेरी बात को, ये जो भाग है ना, ये पूरा का पूरा इसका यहां है और इसका भाग है पूरा का पूरा यहां है। तो मतलब अरावली और मालवा के पठार के बीच में कौन घुसा हुआ है, मेवाड़ का पठार। इसका मतलब मेवाड़ का पठार अरावली को मालवा से अलग करता है, या मालवा के पठार को अरावली पर्वत श्रेणी से अलग करने वाला पठार कौन सा है, मेवाड़ का पठार है।
क्लियर? यस। अब उतार लो। तो क्या मैं ये लाइन डाल दूं इस तरीके से? क्या लिखोगे बेटा? क्या लिखेंगे आप लोग? यस, यहां लिखिएगा कि मेवाड़ का पठार कौन सा बेटा? मेवाड़ का पठार अरावली पर्वत श्रेणी, सही है ना, को मालवा के पठार से, मालवा के पठार से क्या करता है बेटा? अलग करता है। लो जी, इतनी सी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है और उतार लीजिए। सारी थंबनेल तैयार है क्या उसकी? लास्ट ना मेरे को कंफर्म करना पड़ेगा सर, उसमें कंफर्म करना पड़ेगा कौन सी क्लास लास्ट डाली हुई है। देख लो ना, यूट्यूब पे पड़ी है लास्ट, क्या दिक्कत है? ओके सर। हाँ जी, अगला कौन सा पढ़ेंगे? कितने हो गए भाई भाग? 2। तीसरा भाग कौन सा है बताइए मुझे, कौन सा है? मध्य की उच्च भूमि हो गया, मेवाड़ का पठार हो गया, क्लियर बात है। अब पढ़ेंगे मध्य भारत का पठार। चलिए, यस, उतार लीजिए, हेडिंग लगाइए। और वो तीसरी हेडिंग है मध्य भारत का पठार। और इसमें लिखना है बेटा, इसका विस्तार क्या लिखेंगे? इतनी सी बात है, कहां पर है? मध्य प्रदेश में। अच्छा, एक चीज और बता रहा हूं, यदि कोई पूछ ले कि चंबल नदी मुख्यतः कौन से भूभाग का भाग है, मतलब चंबल नदी का प्रवाह है ना, या चंबल नदी जो है मुख्य रूप से किसका भाग है, तो मध्य भारत का भाग है। क्योंकि इस मध्य भारत की मुख्य नदी कौन सी है? लिखो प्रमुख नदी बराबर। हाँ, मध्यवर्ती उच्च भूमि का भाग तो है, मध्यवर्ती उच्च भूमि का भाग तो ये भी है, वो एक अलग बात है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि चंबल नदी मुख्य रूप से किसका भाग है? मुख्यतः क्या लिखना है बेटा? लिखना है चंबल नदी। और एक बात और ध्यान रखना है इसके अंदर, कि चंबल नदी पर चित्तौड़ में नदी पर कहां पर? चित्तौड़गढ़ में कौन सा जलप्रपात है? चुलिया जलप्रपात है। चुलिया, चूलिया जलप्रपात है, चूलिया जलप्रपात है, उतार दीजिए। इसका ढाल कहां होगा? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर लिखना है बेटा। इसका ढाल कहां लिखोगे? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ढाल कहां है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर।
ये चंबल नदी जो है वो किसके लिए कुख्यात मानी जाती है? अवनलिका अपर्दन के लिए। तो नोट में आप लिख दीजिए, इसमें क्या लिखेंगे बेटा कि चंबल नदी द्वारा अवनलिका अपर्दन करने के कारण वहां का भाग उसका प्रवाह कहां? मेन तो है बेटा इसका, अपन कह सकते हैं करौली से धौलपुर के बीच में है उसका प्रवाह। उसका प्रवाह भाग क्या हो जाता है? उबड़ खाबड़ हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है बेटा? सुनिएगा ध्यान से, उत्खात भूमि कहा जाता है। उत्खात भूमि भी कह सकते हैं, इसको बेडलैंड टोपोलॉजी भी कहा जाता है। तो उत्खात भूमि के लिए कुख्यात नदी कौन सी है? विख्यात नहीं है, कुख्यात, ध्यान रखना। और चंबल के डाकू बड़े फेमस है, पता ही है ना आपको। डाकू भी हो सकता है, डाकनियां भी हो सकती है। क्योंकि पता है हम अंदर की बात कर रहे हैं, मध्य की उच्च भूमि पढ़ रहे हैं। मध्य की उच्च भूमि में मैंने नदियां बताई आप लोगों को, इतनी बताई टोटल नदियां, 4 नदियां बताई थी, सिंध, चंबल, कैन, सिंध, बेतवा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ओके। तो मध्य की उच्च भूमि का पहला पार्ट हमने क्या पढ़ा? सुनिए मेरी बात को, मध्य की उच्च भूमि का हमने पहला पार्ट ये लिया। ये 2 नंबर मैंने भूल से लगाया हुआ, हालांकि ये 2 नंबर पहला पार्ट है इसका। क्लियर बात है? दूसरा टोटल 5 पार्ट करवाए थे ना, तो ये इसका कौन सा पार्ट है बेटा? ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये इसका कौन सा पार्ट है? ये इसका कौन सा पार्ट है बेटा? सुनना है आप लोगों को। ये 2 नंबर का पार्ट है इसका, मध्य भारत का पठार। और 3 नंबर पार्ट अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो आप लगा दीजिए हेडिंग, बघेलखंड का पठार डाल दीजिए। भलाई क्या कह रहे हो? हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी डाल दो ना, क्या फर्क पड़ता, मालवा डाल दो। यस। 3 नंबर पॉइंट, मालवा का पठार। मालवा का पठार जब हम पढ़े, कौन सा पठार पढ़े? मालवा का पठार जब हम पढ़े, मालवा के पठार में विस्तार के संदर्भ में बात करेंगे। विस्तार, मालवा का पठार का विस्तार वैसे देखा जाता है तो राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में भी है। नाम क्यों पड़ा? नामकरण, मालव जनजाति के निवास स्थान के कारण। वैसे ये भी बाहर की जनजाति इधर आई है, मालव, योधे अगर पढ़ते हैं तो।
अगली बात कर रहा हूं मैं इसके संदर्भ में, अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। क्या है बेटा? अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। खनिजों का क्या माना जाता है? भंडार। खनिजों का क्या है बेटा? ये भंडार है, खूब सारे खनिज पाए जाते हैं यहां पर। और राजस्थान में भी यदि मैं बात करूं तो पर्टिकुलर राजस्थान का कौन सा भाग है पता है? राजस्थान का भी पर्टिकुलर दक्षिणी राजस्थान है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए। राजस्थान का भी पर्टिकुलर कौन सा भाग है? दक्षिणी राजस्थान। जो हाड़ौती का पठार है ना, वहां वाली बात कर रहे हैं अपन। अच्छा, इसका निर्माण किससे हुआ? बेसाल्टिक चट्टानों से, ये बात आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए। किससे निर्माण हुआ? बेसाल्टिक चट्टानों से। निर्माण बराबर लिख दीजिए बेटा। अब मैं आपको समझाऊंगा बेसाल्टिक क्या कहानी है। बेसाल्ट चट्टानों से। अब चलो बात समझते हैं क्या है मामला बेसाल्ट, एग्जाम में अगर पूछ ले तो। इससे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि लावा उद्गार किसका? ज्वालामुखी का लावा उद्गार। ध्यान से सुनना, मेरी बात को समझना है आपको। ज्वालामुखी का क्या उद्गार करवाते हैं? ज्वालामुखी का लावा उद्गार। जब ज्वालामुखी का लावा उद्गार होता है तो उसमें तरल पदार्थ होते ही क्या बन जाएगा? पठार। ये तो आप लोग भी जानते हैं। और गाढ़ा होते ही क्या बन जाएगा? पर्वत। तो ज्वालामुखी का लावा उद्गार होता है तो उसमें प्रथम चट्टान बनती है, पहली चट्टान, जिसको प्राथमिक चट्टान भी कह सकते हैं। क्या बनती है? प्रथम चट्टान बनती है। और ऐसी चट्टानों को प्राथमिक चट्टान या फिर ज्वालामुखी के लावा उद्गार जो होता है उसमें बहुत सारी आग निकलती है, इसलिए इसको कहते हैं आग्नेय चट्टान। कौन सी चट्टान है बेटा? आग्नेय चट्टान। ज्वालामुखी के लावा उद्गार से पहली बार यदि कोई चट्टान बनती है, उस चट्टान का नाम क्या है? आग्नेय चट्टान। इग्निशियस कहा जाता है इसको, रॉक कहा जाता है। आग्नेय चट्टान जो है वो दो तरीके से इसका क्या होता है? निक्षेपण होता है। आग्नेय चट्टानों का दो टाइप से निक्षेपण होता है। एक आग्नेय चट्टान जो है बेटा, ध्यान से सुने मेरी बात को, एक आग्नेय चट्टान का रूप होता है जिसका नाम है, निक्षेपण होता है ग्रेनाइट। नाम सुना है क्या आप लोगों ने? सुना ही होगा। दूसरा बेटा इसका नाम है बेसाल्ट। तो पहली चट्टान का नाम क्या है? ग्रेनाइट हो गई। दूसरी कौन सी है? बेसाल्ट। ग्रेनाइट शेल, बेसाल्टिक शेल। क्लियर बात है? अब मैं थोड़ी सी बात वापस फ्लैशबैक में लेके जा रहा हूं, आप लोगों को थोड़ा सा और समझना है। यहां यदि मैं इधर कोई बना दूं डायग्राम, कोई भी प्रदेश है, ये वाला प्रदेश है, इस प्रदेश के अंदर समझना है बेटा, इस बात को ध्यान से सुने। यदि कोई इस टाइप से कोई पठार बन जाता है या इसके साथ साथ में कोई पर्वत भी बन जाए, क्योंकि पठार पर्वत दोनों बनेंगे इसमें, तो सीधी सी बात है। समझना बेटा ये है कि देखो, ये धरातल के अंदर का भाग है। ये धरातल की कौन सी भाग है? गहराई का भाग है। जो धरातल के अंदर चट्टान है, गहरा भाग है ना उसका। यस, आप लोगों को यह समझना कि जो गहरा भाग है, तो गहरा ग से हो जाएगा ग्रेनाइट। गहरे भाग में जो चट्टान पाई जाती है उसका नाम क्या है? ग्रेनाइट है। इसका मतलब धरातल के अंदर गहराई में मिलती है। आग्नेय चट्टान का वह भूभाग जो धरातल के अंदर है, तो वो जमाव क्या कहलाएगा? बताइए मुझे। ग्रेनाइट कहलाएगा। और आग्नेय चट्टानों का वह भूभाग जो धरातल के क्या है? ऊपर है, बाहर है। और बाहर है वो कौन सा है? बेसाल्ट है। तो ध्यान रखना, ग से गहराई में है और गहराई में ग्रेनाइट है। ब से बेसाल्ट जो बाहर है, इसका मतलब ये ग्रेनाइट जो होता है वो क्या होता है? धरातल के अंदर। यदि ज्वालामुखी के लावा उद्गार से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है और वो आग्नेय चट्टान धरातल के अंदर उसका जमाव है, तो उसे कहते हैं ग्रेनाइट। और यही अगर कहेंगे बेटा तो ये क्या कहलाएगा? बाह्य जमाव कहलाएगा। बाह्य जमाव।
और यदि वो ग्रेनाइट अपन कह सकते हैं बेटा आग्नेय चट्टान जिस जो है वो धरातल के बाहर अगर उसका जमाव दिखे तो होता है बेसाल्टिक, और गहराई में दिखे उसको क्या कहते हैं, ग्रेनाइट। अब मुझे बताइए मालवा का पठार किसका भाग है, धरातल के बाहर जमाव वाला भाग है। ओके क्लियर। तो कौन सी चट्टानें बताइए मुझे, बेसाल्टिक चट्टानें, और बेसाल्टिक चट्टानें आग्नेय चट्टानों का ही क्या है, भाग है। क्लियर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, आगे बात समझ में उतारो। क्या कह रहे हो, नहीं समझ में आई, फिर ठीक है। यस, फिर थोड़ी और आगे बात करते हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी के संदर्भ में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए चोटी कौन सी है, शिखर कौन सा है। तो इस शिखर का नाम है बेटा, ध्यान से सुने, इसका नाम है श्रृंगार टॉप या हिल कहते हैं। श्रृंगार, क्या नाम है, श्रृंगार, याद रह जाएगा। अब थोड़ी सी बात को, एक लाइन को समझना है, फिर उसके बाद उतार लेना, मैं समय दे दूंगा आपको। क्लियर बात है। अब सुनिए मेरी बात को, ये जो मालवा का पठार है ना, ये मालवा का पठार है ज्वालामुखी के लावा से बना है, और ज्वालामुखी के लावा की परत से निर्मित मालवा का पठार यदि अपक्षित हो जाए, क्या बोला मैंने कि ज्वालामुखी के लावा उद्गार से बनी परत जैसा मालवा का पठार जो है यदि वो अपक्ष हो जाए, उसका अपक्षित हो जाए मतलब कमजोर होकर अपनी जगह टूट जाए, तो उससे बनने वाली मृदा जो है वो काली मृदा के नाम से जानी जाएगी। क्या बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। मैंने क्या कहा, ये जो मालवा का पठार, मैंने इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि भाई मालवा का पठार मैंने ये बनाया है, ये जो मालवा का पठार है, ये मालवा का पठार जो है किससे बना हुआ है, कौन सा पठार है बेटा बताइए मुझे, मालवा का। ये पूरा का पूरा जो बना हुआ है ना बेटा, वो बना हुआ है लावा उद्गार से, सही है। और ऊपर वाली यदि परत, ये लावा वाली परत, ये कमजोर होके और अपनी जगह क्या हो जाए, अपक्ष हो जाए, इसका इट मींस क्या हो जाएंगे बेटा, टूट जाए। तो टूट कर बने हुए भाग जो होते हैं ना, वो एक मृदा बनेगी, उससे टूटे हुए भाग से क्या बनेगी, एक मृदा बनेगी, और उस मृदा का नाम क्या है, काली मृदा। याद रखिएगा, इसका मतलब यह हो जाता है दक्षिणी राजस्थान में कौन सी मृदा पाई जाती है, काली मृदा। क्लियर बात है बेटा। और ये काली मृदा में सर्वाधिक उत्पादन होता है कपास का। मृदा भले ही काली है लेकिन कपास धौली होती है। काली मृदा में सर्वाधिक अगर किसी का उत्पादन होता है, या कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, काली मृदा है। इसलिए सर्वाधिक उत्पादन कपास का होने के कारण ऐसे मिट्टी को क्या कहा जाता है, कपासी मृदा भी कहते हैं। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई आप लोगों को। क्या बोला मैंने क्या बोला कि सर्वाधिक क्या है बेटा, कि इसमें कौन सी सर्वाधिक फसल होती है, कपास। और कपास सर्वाधिक फसल होने के कारण काली मृदा का नाम हमने क्या रख लिया बेटा, क्या कहा जाता है, कपासी मृदा कहा जाता है, रेगूर मिट्टी कहते हैं इसको। और बता रहा हूं मैं आपको, ऐसे प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक यदि कहीं भारत में पाई जाती है तो वो पाई जाती है महाराष्ट्र में। बताओ यहां तक ये बात समझ आई कि नहीं आई। तो मैं क्या लिख दूं यहां पे, क्या मैं उतार दूं यहां कि यहां की मृदा का नाम क्या है, बताइए भाई, काली मृदा। और काली मृदा का निर्माण किससे हुआ, मालवा के पठार से निर्मित। जो मालवा का पठार है ना, उसकी जो लावा परत है यदि वो अपक्षय हो जाए तो उसका टूटा हुआ टुकड़ा, हर एक टूटे हुआ टुकड़े से मिट्टी बनेगी, उसका नाम है काली मिट्टी। किससे बना बताइए मुझे,
मालवा पठार के लावा परत का अपक्षय होने के परिणाम स्वरूप। बोलो बात समझ आई कि नहीं? उतार लो। तो मालवा के पठार पर लंबी एक लावा की परत पाई जाती है और उसके अपक्षय से किसका निर्माण हुआ है बेटा? काली मृदा का निर्माण हुआ है। तो मैं लिख सकता हूं नीचे, मालवा का पठार कपास की कृषि हेतु उपयोगी है ना? क्या लिखेंगे बेटा? यह कपास की कृषि के लिए उपयोगी है। क्या बातें आप लोगों को समझ में आ रही है? ऊपर से जा रही है भाई? आ रही है ना समझ में? आराम से याद हो जाएगी। अब मैं बस यहां की प्रमुख नदियां लिख देता हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यस, और नदियां भी बड़ी प्यारी प्यारी नदियां हैं। देखो, प्रमुख नदियां। अब नदियां भी सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप लोगों के नाम सुने सुने से हैं। ये लो जी, नदियां अगर मैं लूं पहली नदी, तो भाई इसका नाम ले लेता हूं चंबल। ये तो पीछा नहीं छोड़ेगी चंबल। चंबल के बाद में एक नदी है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसका नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा के साथ में एक नदी और बहती है, ताप्ती नदी, जिसको ताई नदी कहा जाता है। अंटी नहीं है, ताई है। ठीक है, क्लियर बात है। चंग मूल ताई से इसका उद्गम होता है। अब आपको बता रहा हूं, दो ऐसी नदियां हैं भारत की। भारत की दो अपवाद वाली नदियां पूछ ले कि भारत की दो अपवाद पूर्वक नदियां कौन सी है जो प्रादीपीय पठार से निकलकर और अरब सागर में गिरती है, तो दो अपवाद वाली नदी का नाम नर्मदा और ताप्ती है। जाना उसको कहां चाहिए था? बंगाल की खाड़ी में, लेकिन ये इतनी जिद्दी है, कहां जाती है? अरब सागर में। क्लियर बात है, याद रखना है बेटा इस बात को। और कौन है? काली सिंध। सिंध नहीं है, अब नाम चेंज है इसका, दूसरी नदी है ये, काली सिंध। और कौन सी है बेटा? सुन लेना मेरी बात को, इसका नाम है पार्वती। और कौन है बेटा? तो ध्यान से सुने, पार्वती के बाद कौन होगा? क्षिप्रा। इसका नाम सुना सुना सा नहीं लग रहा है क्या? इस नदी के किनारे उज्जैन शहर स्थित है, काल में भी महाकाल क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। याद रखना इस बात को, उतार लीजिए। और मालवा का पठार कंप्लीट है, अगला भौतिक प्रदेश लेंगे इसका। उतारो भाई। इसमें है ना, आप लोगों को थोड़ा इससे पता चला। सुनिए मेरी बात को, थोड़ा सा एक और समझाऊंगा मैं आपको। जहां बेसाल्टिक चट्टानें होती है ना, अक्सर यहां इसका जमाव ज्यादा होता है, काली मृदा का। जबकि जहां ग्रेनाइट चट्टानें होती है ना, वहां अक्सर लाल मृदा ज्यादा होती है। ये मतलब होगी ही ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर थोड़ा ध्यान रखना आप लोगों को। क्यों भाई? क्योंकि इसमें लो ऑक्साइड की गहरी होती है ना, जमीन के अंदर है ना, तो जल से तो भीगेगी। भीगेगी तो जल क्या करेगा? इसके साथ क्रिया करेगा। और इसके अंदर लोह तत्व पाए जाते हैं ग्रेनाइट की वाली इस चट्टानों में। लोह हो गए, लोहे के साथ जल मिलेगा, जलायोजन की प्रक्रिया होगी। और जलायोजन की प्रक्रिया से देखो मेरी बात सुनिएगा, उसका रंग क्या हो जाता है? और लो ऑक्साइड की प्रक्रिया से काला रंग होता है।
और थोड़ा अगर उसमें नमी आ गई तो कैसे हो जाएगा? सिरिये जो होते हैं ना, पड़े रहते हैं, आपने देखा होगा पुराने, बरसात होते ही कैसा रंग लेते हैं? ऊपर लाल लाल रंग होता है कि नहीं होता है? काला भी तो होता है। क्लियर बात है। तो जलायोजन की क्रिया से तो हो जाती है लाल, और लो ऑक्साइड की मात्रा होने से हो जाती है काली। ये भी करवा दूंगा मैं। अगला उतार दिया क्या? उतार ले बेटा, कोई बात नहीं, तुम भी याद करोगे है ना। पर है इसमें कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल है। और एक बात और कह रहा हूं, अच्छे से पढ़ लेना, राजस्थान में वापस ये लाइनें वापस ऐसे करवाना नहीं पड़ेगी। आग्नेय चट्टानों के दो भाग होते हैं। हाँ, बार बार ये चीजें नहीं करवाई जाती। मैं हर एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके सामने कि ऐसा क्यों होता है, कारण क्या है। ओके, ले लूं आगे। यस, सुनिए मेरी बात को। कितने नंबर पॉइंट पढ़ रहे हैं बेटा अभी? कितने पढ़ लिए? मेवाड़, फिर कौन सा पढ़ा? मध्य भारत, फिर कौन सा पढ़ा? मालवा। अब कौन सा पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे बेटा बुंदेलखंड का पठार। किसका पठार पढ़ेंगे? बुंदेलखंड का पठार। लो जी, इसका विस्तार पढ़ेंगे। विस्तार कहां है? विस्तार इसका पड़ता है बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के बीच में। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के बीच में। फिर क्या लिखेंगे बेटा? प्रमुख नदी लिखेंगे इसकी। और प्रमुख नदी का नाम है, एक का नाम कैन और दूसरी का नाम है बेतवा। अगला क्या लिखेंगे? कैन व बेतवा नदी इस पठारी भूभाग पर गहरी घाटियां बनाती है। एक तो बात ये ध्यान रखनी है। और क्या है इसमें? अगली बात ध्यान से सुने। तो या प्रमुख खनिज पूछा जाता है, क्या है? एक तो है पन्ना और दूसरे का नाम है हीरा। तो हीरा और पन्ना याद रह जाएगा। ओके, इतना उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मुख्य जो है ना, इसकी एक और लाइन लिख रहा हूं, ध्यान से सुने मेरी बात को, कि यहां पर क्या है बेटा, ध्यान से सुने। यहां ग्रेनाइट व नीस, इसको नाइस भी कहते हैं, क्या पाई जाती है? चट्टानें पाई जाती है। जिसके साथ क्या होता है? जलायोजन की प्रक्रिया, याद रखिएगा बेटा, होने के कारण
इस भूभाग की मृदा का रंग कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है बताइए मुझे। लाल मृदा का रंग लाल होता है। अतः यहां लाल मृदा पाई जाती है। ओके, तो काली कैसे बनती है भाई? ग्रेनाइट और नाइस वाली चट्टानें होती, वहां तो सर आपने कहा कि जलायोजन प्रक्रिया से लाल रंग हो जाता है, तो काला कैसे बनेगा? तो भाई आपको ध्यान रखना है कि यदि बेसाल्टिक चट्टानों के साथ लो ऑक्साइड की मात्रा यदि उसके अंदर ज्यादा हो, और उस लो ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होने के कारण ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होगी, और उस लो ऑक्साइड की प्रक्रिया के द्वारा उस मृदा का रंग क्या हो जाता है? काला हो जाता है। चलो वो भी बात करेंगे आगे। इतना उतार तो इतने इसमें इतना ही है। फिर अगला लेते हैं अपन, प्रदेश। उतार लिया? बढ़े आगे। ओके, यस। कितने नंबर का हो गया? 5वें नंबर का। और कौन है? बघेल खंड का पठार। लो जी बेटा, कौन सा पठार है? कौन सा पठार है बेटा? बघेल खंड का पठार। अच्छा, इसका विस्तार कहां है? फैलाव कहां है? तो बेटा ध्यान रखना, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की सीमा तक। कहां है बेटा इसका विस्तार? मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की सीमा पर। अच्छा, इसकी मुख्य नदी कौन सी है? इसकी मुख्य नदी है, एक का नाम है सोन और दूसरी का नाम है महानदी। वही महानदी है जिसके ऊपर उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध पाया जाता है, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। क्या है इसके ऊपर बताइए मुझे। ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्या लिखेंगे बेटा? देखिएगा, इस पर, किस पर? महानदी पर, नदी पर कौन से राज्य में? उड़ीसा राज्य में कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध निर्मित है, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। क्लियर बात है? एक और इंपॉर्टेंस बता रहा हूं, ध्यान से सुने मेरी बात को। ये बघेलखंड का ही पठार ऐसा पठार है जो सोन और महानदी को अलग करता है। क्या लिखोगे अगला? बघेलखंड का पठार
सोन व महानदी को अलग करता है। अच्छा, यहां की चट्टानें जो है ना, बलुआ पत्थर की चट्टानें हैं। क्या लिखोगे? यहां बलुआ पत्थर की क्या पाई जाती हैं? चट्टानें पाई जाती है। सुनिएगा ध्यान से, उसमें आपको बघेलखंड मैंने आपको करवाया था, याद हो तो, दिख रहा है आपको? और बघेलखंड का पठार जो है वो सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में है। यस एंड नो, है ना? उतार लीजिए। क्या उतारेंगे बेटा? लास्ट वाला। यह सतपुड़ा व विंध्याचल पर्वत के मध्य पाया जाता है। उतार लीजिए। ठीक है। अच्छा, यहां बलुआ पत्थर भी पाया जाता है और चूना पत्थर भी पाया जाता है। यहां चूना पत्थर, चूना पत्थर को क्या कहते हैं पता? लाइम स्टोन। लाइम स्टोन चट्टानें पाई जाती है। और एक बात और महत्वपूर्ण बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बघेलखंड का पठार मध्य की उच्च भूमि को पूर्वी पठार की भूमि से अलग करता है। क्या लिखेंगे? यस, बघेल खंड का पठार मध्य की उच्च भूमि को पूर्वी पठार। अच्छा, पूर्वी पठार में कौन कौन से पठार था? एक तो था छोटा नागपुर का पठार, और दूसरा था दंडकारण्य का पठार। से क्या करता है? अलग करता है। इतनी सी बातें आप लोगों को ध्यान करनी है बस, कुछ भी नहीं याद करना है, इतनी सी बातें याद करनी है आप लोगों को। सिंपल सा। टोटल मध्य की उच्च भूमि कंप्लीट हो चुकी है। मध्य की उच्च भूमि कंप्लीट हो चुकी है। तो बताओ, कंटिन्यू चलें या? यस, चलें कंटिन्यू। ओके।